जय हिंद दोस्तों। क्लास टुडे के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। इस उम्मीद के साथ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे से अध्ययन कर रहे होंगे, है ना। चलिए फटाफट जो है कि आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास सीडीबी पेडागोजी, है ना, का जो है कि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड पेपर दोनों के लिए है। टॉपिक क्या है? टॉपिक है आपकी टीचिंग, शिक्षण। ठीक है, अब इसके बारे में प्रॉपर जो है कि वन बाय वन करके देखा जाएगा। हालांकि इसमें एक क्लास में नहीं होगा, अप्रॉक्स मान के चलिए कि 3 क्लास इसमें आपके कम से कम 3 क्लास लगेगा। 3 क्लास में जाके ये टॉपिक आपका कंप्लीट होगा। थोड़ा सा जो है कि इसे सही तरीके से देख लिया जाएगा, है ना। हालांकि डिटेल में पढ़ा जाए तो 5, 6, 7 क्लासेस भी लग सकती है, बट उसको जो है कि चूंकि क्रैश कोर्स के हिसाब से ही देखा जा रहा है तो उसी हिसाब से जो है कि 2 से 3 क्लासेस में कंप्लीट करने की कोशिश किया जाएगा, है ना। देखिए, शिक्षण के बारे में बात करें तो इससे भी पहले के भी क्लास में हम ऑलरेडी जो है कि शिक्षण के बारे में बहुत सारी चीज़ें और शिक्षा के बारे में बहुत सारी चीज़ें हम बात कर चुके हैं। तो जैसे शिक्षण के जो है कि ट्राइपोलर है ना। जॉन डीवी के अनुसार हमने देखा था, उनके अनुसार हमने देखा था तो त्रिस्तरीय बात की गई थी, ट्राइपोलर की बात की गई थी, त्रिध्रुवी की बात की गई थी। वैसे ही जो है कि शिक्षण देखा जाए तो त्रिध्रुवी जो है कि यहाँ पे देखने को मिलता है। एक अध्यापक होता है, दूसरा छात्र होता है, तीसरा जो है कि आपका पाठ्यक्रम जो है कि होता है। और ये तीनों मिलके जो है कि शिक्षण कार्य या शिक्षा से के जो है कि अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हैं। पहले सामान्य तौर पे मेन माना जाता था किसे? सबसे पहले प्रारंभ में देखा जाए तो प्रारंभ में जब कोई सिलेबस वगैरह नहीं होता था, कोई प्रॉपर यूनिवर्सिटी वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता था जो अपना सिलेबस लेके चले, तो उस समय सब कुछ मेमोराइज हुआ करता था, सब कुछ याददाश्त बेस्ड। जब पेपर नहीं हुआ करता था सब कुछ मेमोराइज यानी कि याददाश्त बेस्ड सी चीज़ें, स्मृति बेस्ड ही चीज़ें चलनी होती थी। तो उस क्रम में देखा जाता था कि शिक्षक मुख्य होता था। शिक्षक क्या होता था? मुख्य होता था। शिक्षा यूनिपोलर थी, शिक्षक ही मुख्य था। उसके बाद जो है कि छात्र जो है कि आया कि नहीं, शिक्षक ही इंपॉर्टेंट नहीं है, छात्र भी इंपॉर्टेंट, तो शिक्षक और छात्र दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद जो है कि प्रॉपर अब सिलेबस डिजाइन किया जाने लगा नेशन के हिसाब से, तो उसको अब पाठ्यक्रम में भी, तो इस हिसाब से पाठ्यक्रम या पर्यावरण कह लीजिए, पर्यावरण नहीं, परिवेश। तो शिक्षक, बालक और परिवेश तीनों जो है कि अब इंपॉर्टेंट हो गए, यानी कि त्रिस्तरीय पद्धति की बात यहाँ पे की जाने लगी। बेहतर शिक्षा हेतु यह अनिवार्य है कि शिक्षक ज्ञानवान हो, पढ़ाने की विधि उसे देखो। अच्छी शिक्षा के लिए ये जरूरी है क्या कि शिक्षक के अपने सब्जेक्ट पे क्या हो, पकड़ हो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, चीजों की समझ हो उसके पास। साथ ही साथ जो आपका मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, उसकी अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी वो समझ पाएगा कि चीज़ों को पढ़ाना कैसे है ना, किस विधि से पढ़ाना है, किस लेवल पे पढ़ाना है। क्योंकि जैसे क्लास वैरी करते हैं, देखो 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाने की जो है कि टेक्निक अलग होती है, 5 से 6 तक के बच्चों की पढ़ाने की टेक्निक अलग होती है, 6 से ऊपर जाएंगे 8 से 10 बच्चों की पढ़ाने की टेक्निक अलग होती है, 11-12 के बच्चों को पढ़ाने की टेक्निक अलग होती है। फिर 12 से ऊपर आप चले जाइए, ग्रेजुएशन लेवल पे चले जाइए, तो वहाँ पे टेक्निक क्या होगी, अलग होगी, सारी चीज़ें अलग अलग होती है। तो इस तरीके से जो है कि यहाँ पे बात की गई है कि वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप पढ़ा सकते हैं, तभी जो है कि पॉसिबल हो सकता है। तो एक शिक्षक के लिए 2 चीज़ें अनिवार्य है, पढ़ाने की विधि आपको पता होनी चाहिए, मनोविज्ञान का ज्ञान आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपके अपने सब्जेक्ट पे पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। अगर वैसे देखा जाए, कार्य वगैरह देखा जाए, तो शिक्षक के 2 ही कार्य होते हैं। ये ऑलरेडी मैंने जो है आपको कई बार जो है कि क्या किया है, बताया है। पहली बात कि बच्चे के रुचि को, इंटरेस्ट को जान करके उसको जो है कि क्या करना, आगे प्रमोट करना, और साथ ही साथ बच्चे के अंदर जो है कि मोटिवेशन को पैदा करना। ये 2 ही काम शिक्षक का मुख्य होता है। अब देखिए, हाफ एंड डंकन के अनुसार देखा जाए
तो शिक्षा 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। अच्छा, हाफ एंड डंकन क्या बोलते हैं कि जो शिक्षण है वो 4 चरणों वाली प्रक्रिया है। पहले इसमें योजना होता है, फिर निर्देशन होता है, फिर मापन होता है और फिर मूल्यांकन होता है। ये 4 चरण है। ये देखिए, ये स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि एज इट इज ये सेम टू सेम जो है कि सीटेट के एग्जाम में आपसे पूछ दिए जाते हैं, है ना। ठीक है, बर्टन के अनुसार देखें, ये देखिए यही चीज़ें आपको इंग्लिश में भी मिली। अकॉर्डिंग टू हाफ एंड डंकन, टीचिंग इज द 4 स्टेज प्रोसेस: प्लानिंग, इंस्ट्रक्शन, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन। ये 4 स्टेजेस यहाँ पे दे रखी हैं। वैसे ही अकॉर्डिंग टू द बर्टन, टीचिंग इज मोटिवेशन, गाइडेंस एंड इनकरेजमेंट फॉर लर्निंग। अब शिक्षण क्या है? तो शिक्षण है आपको अधिगम के लिए प्रेरणा देना, पथ प्रदर्शन करना और प्रोत्साहन करना। ये क्या है? शिक्षण है। किसके अनुसार? बर्टन के अनुसार। तो देखो अगर शिक्षण की बात करें तो शिक्षण की डिफिनीशन के तौर पे ये समझा जाता है कि एक अधिक अनुभवी व्यक्ति द्वारा अपने से कम अनुभवी व्यक्ति को ज्ञान देना ही क्या होता है? शिक्षण होता है। या ज्ञान का हस्तांतरण ही क्या होता है? शिक्षण होता है। ये सामान्य से मीनिंग है। अब शिक्षा के व्यापक अर्थ में देखें तो व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती रहती है। ये बार बार जो है कि मैं आपको बता चुका हूं कि शिक्षा क्या है? जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है? ज्ञान आता है, अनुभव आता है, कौशल आता है, अभिवृत्तियां आती हैं। सभी ये चीजें आती हैं किसके अंतर्गत? शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है, अब शिक्षा की प्रक्रिया व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों होती है। ध्यान दीजिए, शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो इंडिविजुअल भी होती है और सोशल भी होती है। अब देखिए, अलग अलग स्टेज की बात होती है। जैसे मान लीजिए कि आपको चेस खेलना सीखना है, आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, आपको डांस करना सीखना है, आपको गाइडेंस सीखना है, तो ये भी तो एक टीचिंग का ही पार्ट है, ये भी तो एक शिक्षण प्रशिक्षण का ही पार्ट है ना। तो वहां पे अब देखिए, वहां पे आपको इंडिविजुअल पर्सन चाहिए, या बहुत सारे बच्चे जो पढ़ने में थोड़े से कमजोर होते हैं या वो जो है कि सामान्य बुद्धि के होते हैं। तो सामान्य बुद्धि के होते हैं तो उस कंडीशन में गार्जियंस को ऐसा लगता है या बच्चे को भी ऐसा लगता है कि अगर इंडिविजुअल कोई एक पर्सन हो जो मुझे बिठा के ये चीज समझा दे तो हम ये चीज अच्छे से समझ जाएं। तो व्यक्तिगत लेवल पे भी जो है कि आपका शिक्षण होता है, साथ साथ देखा जाए तो सामाजिक लेवल पे भी शिक्षण होता है। तो दोनों स्तर पे शिक्षण व्यवस्था जो है कि चलती है। स्कूलन क्या है? स्कूलन यानी स्कूलिंग की बात की जा रही है। तो स्कूलिंग क्या है? एक निश्चित समय में, निश्चित स्थान पे, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार आपके व्यवहार में परिवर्तन करना या आपको कुछ विशेष चीजें सिखाना एक लक्ष्य के अंतर्गत, वो ही क्या है? स्कूलिंग है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, स्कूलन वह प्रक्रिया है जिसमें चेतना रूप में मूल्य ज्ञान कौशल को बच्चों में एक औपचारिक स्थिति में, देखिए औपचारिक स्थिति बोल दिया ना, तो सारी चीज रूपरेखा के अंतर्गत प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। जैसे औपचारिक बोला तो औपचारिक बोला मतलब कि आपका समय फिक्स होगा, टाइम फिक्स होगा, सिलेबस फिक्स होगा और आपको वो सिखाने वाला कौन है ये भी चीजें फिक्स होगी, सारी चीजें फिक्स होगी। वहां पे उद्देश्य भी क्या होगा? फिक्स होगा। हर एक चीज वहां पे फिक्स होगी और उसके अनुसार एक प्रक्रिया जो है कि चलेगी जिसमें आपके अंदर या आपके व्यवहार में जो है कि परिवर्तन किया जाएगा। आपको कुछ चीजें सिखाई जाएंगी, कुछ कौशल सिखाए जाएंगे, कुछ ज्ञान प्रदान किया जाएगा। यही क्या है? आपका स्कूलिंग है। स्कूलिंग, ठीक है। हालांकि एक चीज और है यहाँ पे, जो आपकी भारतीय स्कूलिंग सिस्टम है, इंडियन स्कूलिंग सिस्टम है और आपका इंटरनेशनल स्कूलिंग सिस्टम है, वहाँ पे जो है कि थोड़ा सा जो है कि डिफरेंस है। हम जो है कि अपने स्कूलिंग सिस्टम में जो है ना क्या बोलते हैं कि प्रकृति को बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, जबकि फॉरेन की स्कूलिंग सिस्टम में वो चीज़ें उतना देखने को नहीं मिलती है। हम ओपन इन्वायरमेंट में यानी प्रकृति के गोद में पढ़ना लिखना जो है कि ज़्यादा जो है कि प्रीफर करते हैं, है ना। चलिए आगे चलते हैं। स्कूलिंग हो गया। स्कूलन एक ऐसा शैक्षणिक कार्य है जिसमें दिए जाने वाले अनुभवों की एक निश्चित सीमा होती है जो मानव जीवन में एक विशिष्ट अवधि तक सीमित होते हैं।
मतलब कहने का मतलब ये है कि एक स्कूलिंग आपके एक एज तक ही होती है। सामान्य तौर पे स्कूलिंग माना जाता है कि 20, 22, 24 साल के एज तक आपकी स्कूलिंग लाइफ होती है। ठीक है, स्कूलन हमारी शिक्षा का एक अंग है, एक अंग मात्र है। देखिए स्कूलिंग जो है कि पूरा एजुकेशन नहीं है, स्कूलिंग कंप्लीट एजुकेशन नहीं है, स्कूलिंग इज ए लिटिल पार्ट ऑफ एजुकेशन। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अधिगम के बारे में बात करें तो अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चे के अंदर अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन जो है कि लाया जाता है। यह जो है कि क्या कहा जाता है, आपका अधिगम कहा जाता है। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास और अनुभव के आधार पर व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन संभव होता है। अब देखिए ये चीज बहुत टेक्निकल टर्म है, ये जो टर्म देख रहे हैं ना, अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन। देखिए आप खुद से भी पढ़ते हैं तो आप सीखते हैं, आपके व्यवहार में परिवर्तन आता है, बट वो अस्थाई होगा नहीं होगा, कितना होगा नहीं पता। आप दिन भर में बहुत सारी चीजें सीखते हैं, बहुत सारी चीजें समझते हैं, लेकिन वो सारी चीजें अस्थाई हो जाएगी ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं तुरंत भूल जाते हैं, है ना। बट आपके अधिगम के माध्यम से प्रयास ये किया जाता है कि जो आपको सिखाया जाए वो अपेक्षाकृत, जो आप बार बार भूल रहे हैं उसके तुलना में थोड़ा वो अस्थाई हो, आप में विस्मय या विस्मृति की जो है कि समस्या पैदा न हो, इस चीज को यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता है। देखिए अपेक्षाकृत अस्थाई है, अस्थाई, देखिए अस्थाई की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, अपेक्षाकृत अस्थाई टर्म अलग हो जाता है और अस्थाई टर्म क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। दोनों में अंतर है, तो दोनों को जो है कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रशिक्षण क्या है, अब प्रशिक्षण एक जो है कि चेन ऑफ एक्टिविटीज है। क्या है, चेन ऑफ एक्टिविटीज है, जिसका एक प्रॉपर एक गोल होता है, एक एम होता है, एक लक्ष्य होता है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करके प्रॉपर एक्टिविटीज की एक चेन बनाई जाती है, और उसमें आपके अंदर किसी एक विशेष स्किल या विशेष प्रोफेशन के लिए आपके अंदर एक स्किल डेवलप किया जाता है। ये क्या है, आपका जो है कि प्रशिक्षण है। प्रशिक्षण एक ऐसी क्रिया है, ऐसी क्रियाओं का एक क्रमबद्ध श्रृंखला है जिसमें अनुदेशन, अनुभव आदि सम्मिलित होते हैं, जिनका उद्देश्य जीवन अथवा व्यवसाय से किसी विशेष पक्ष से संबंधित वांछनीय आदतों को उत्पन्न करना या व्यवहार प्रकट करना होता है। जो चीज को मैं आपको सरल भाषा में बताया वही चीजें यहाँ पे जो है कि लिखी गई है डेफिनेशन में। प्रशिक्षण क्या है, ट्रेनिंग क्या है, तो ट्रेनिंग के बारे में कहा गया है कि एक सीक्वेंस में चेन है, एक्टिविटीज की क्या है, चेन है, जिसका एक प्रॉपर एक किसी प्रोफेशन स्किल को डेवलप करने का एम होता है, और उस जो है कि प्रॉपर चेन के माध्यम से वो स्किल आपके अंदर डेवलप किया जाता है। जैसे मान लीजिए आपको क्रिकेट खेलना सीखना है, तो क्रिकेट खेलना सीखना है तो प्रॉपर उसमें पहली चीज, एक एक चीज पहले आपको बताई जाएगी। जो बच्चा नहीं जानता उसको पहले फील्ड के बारे में बताया जाएगा, फील्ड के डायमेंशंस बताए जाएंगे, किस साइड को क्या बोला जाता है ये बताया जाएगा, बॉल के बारे में बताया जाएगा, बैट के बारे में बताया जाएगा, है ना। उसके बाद उसके कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके बारे में बताया जाएगा, फिर उसके शॉट्स जो इजी शॉट हैं जिनको खेला जाता है उसको बताया जाएगा, फिर बॉलिंग के बारे में बताया जाएगा। तो यानी कि हर एक एक्टिविटीज को क्रमबद्ध तरीके से एक सीक्वेंस में एक एक चीज को डिफाइन किया जाएगा, समझाया जाएगा, बताया जाएगा, फिर एटलीस्ट जाके वो कुछ टाइम बाद कंपाइल करके प्रॉपर एक क्रिकेट प्लेयर के रूप में एक आपके अंदर स्किल उभर के आएगी। हालांकि इसी तरह के शिक्षा में भी इस चीज को कहा जाता है, इस चीज को किया जाता है। इसी चीज को शिक्षा में माइक्रो टीचिंग के नाम से जाना जाता है। उसको शायद आज की क्लास में तो वो नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है कि माइक्रो टीचिंग को हम प्रॉपर देखेंगे। जैसे मैंने क्रिकेट का एग्जाम्पल लेके आपको बताया कि कैसे एक एक चीज को आपके अंदर सिखाया जाता है, समझाया जाता है, वैसे ही यहाँ पे टीचिंग में माइक्रो टीचिंग आता है, जिसके अंतर्गत आपको प्रॉपर एक आपके अंदर एक टीचिंग स्किल डेवलप किया जाता है। अध्यापन व अनुदेशन व्यक्तियों को शिक्षित करने के लिए उपयोग में लाया जाने वाला एक साधन मात्र है। ठीक है, प्रशिक्षण करने के लिए अध्यापन और अनुदेशन क्या है, मीन्स है, साधन है, साधन है किसके लिए, प्रशिक्षण के लिए। ठीक है,
आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अध्यापन का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थी के व्यवहार में उचित दिशा में प्रभावित करना, अर्थात उसके अधिगम को उचित दिशा में प्रभावी बनाना होता है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया क्या है? इस प्रक्रिया का उद्देश्य होता है कि एक निश्चित डायरेक्शन में, एक सर्टेन डायरेक्शन में एक एम, वही बात तो हो रही है ना बार बार, एक एम है, एम के डायरेक्शन में क्या करना है, चीजें आपको जो है कि चेंज करनी है। जो बच्चे का बिहेवियर है, उस बिहेवियर में, उस व्यवहार में एक एम के डायरेक्शन में, यानी कि एक सर्टेन और एक निश्चित दिशा में उसके अंदर व्यवहार में क्या करना है, आपको चेंजेस करना है। यही क्या है, आपका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के 3 मुख्य बिंदु हैं। उद्देश्य होता है, सबसे पहले शिक्षण में क्या होगा, उद्देश्य होगा, है ना। उसके बाद अधिगम अनुभव क्रियाएं होंगे, उसके बाद शिक्षण एक्टिविटीज होंगी, और उसके बाद व्यवहार शिक्षार्थी के मूल्यांकन का निर्धारण होगा। क्या चीजें होंगी पूरे, अगर देखिए शैक्षणिक प्रक्रिया की अगर हम बात करें, शैक्षिक प्रक्रिया की बात करें, तो इसके 3 जो है कि स्टेजेस हैं, 3 कह लीजिए कि स्टेप हैं। पहले स्टेप में सबसे पहले एम होता है, एक उद्देश्य होता है। जैसे जैसे ये क्लास आपको आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे आपको हर एक चीज क्लियर होती चली जाएंगी। इसमें ऐसा कुछ मैं आपको नहीं बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है ना, बहुत ज्यादा कठिन है, बहुत ज्यादा जटिल है, ऐसा उसमें कुछ भी हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो एक उद्देश्य होगा, उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग हम सिलेबस को, या कह लीजिए कि पाठ्यक्रम को डिजाइन करेंगे, और पाठ्यक्रम को डिजाइन करेंगे, उसके बाद टीचर का काम है उस पर अपना स्ट्रेटजी बनाना, उसको प्लानिंग करना, और उसको जो है कि क्लास में एग्जीक्यूट करना, इस पूरे जो है कि प्रोसेस को। उसके बाद क्लास में भी इवेलुएट करना, जांचना कि हमारा जो क्लास चला है ये कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, ये कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव रहा है, उसका भी इवेल्युएशन करना। ये सारी जो प्रक्रिया है इम्प्लीमेंटेशन की, सिलेबस को इम्प्लीमेंटेशन की, इसे एजुकेशन एक्टिविटीज़ के नाम से हम जान सकते हैं, यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस एक्टिविटीज़ के नाम से भी बोलते हैं, है ना। उसके बाद विद्यार्थियों का क्या, इवेल्युएशन करना, मूल्यांकन करना कि वो कितना सीखे हैं, कितना नहीं सीखे हैं। ये चीज़ें अंततः जो है कि 3 स्तर। देखो, जब हम बच्चे का मूल्यांकन करने हैं ना, जो छात्र है, जब छात्र का मूल्यांकन होता है, जैसे हर एक क्लास के बाद टीचर जो है कि क्या करता है, देखिए जैसे आपने भी देखा होगा और आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, और अगर आप किसी प्राइवेट संस्थान में अगर पढ़ा रहे होंगे, स्कूल में पढ़ा रहे होंगे, तो नहीं पढ़ा रहे होंगे तो अलग बात है, अगर पढ़ा रहे होंगे तो एक चीज है कि हर एक क्लास के लास्ट का जो 5 मिनट होता है ना, 4 से 5 मिनट, जो टीचर क्या करता है, जितने भी बच्चे होते हैं क्लास से, जिनको उन्हें लगता है कि ये थोड़ी बदमाश हैं, या ये थोड़े पढ़ने में अच्छे हैं, या इनको ध्यान देना चाहिए, तो उन बच्चों को खड़ा करा के उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न पूछना जो है कि शुरू करता है। 4-5 क्वेश्चन जो है कि बच्चों से पूरे क्लास में पूछा जाता है। उस जो है कि प्रश्न पूछने का उद्देश्य इतना होता है कि जो हमने क्लास पढ़ाया है वो कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव हुई है, उसका आउटपुट क्या आया है, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव रहा है, इसकी बात वहाँ पे पता चल जाए। और उसी के अकॉर्डिंग टीचर जो है कि बच्चों का भी असेसमेंट करता है, बच्चों के असेसमेंट करने के साथ साथ अपनी टीचिंग का भी असेसमेंट करता है, साथ साथ उसकी जो टीचिंग जो है कि मोड्स हैं उसका भी असेसमेंट करना है, जो प्लानिंग किया है उसका भी असेसमेंट करता है, जो वो टीचिंग मेथड इंप्लीमेंट किया है उसका भी असेसमेंट करता है ना। और सारी चीज़ को जांच परख के फिर देखता है कि क्या ये स्ट्रेटजी सही है, टीचिंग इफेक्टिव है, सही है कि नहीं है। उसके अकॉर्डिंग वो जो है कि अपने टीचिंग स्किल में जो है कि फिर क्या करता है, चेंजेस वगैरह करता है, या उसी के अनुसार जो है कि सिलेबस को, और या जो है कि आपका नेक्स्ट जो क्लास की प्लानिंग है उसी के अकॉर्डिंग जो है कि करता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आगे देखते हैं शैक्षणिक प्रक्रिया का त्रिस्तरीय सोपान। अब शैक्षणिक प्रक्रिया का त्रिस्तरीय सोपान देख लेते हैं। इसमें क्या है, अध्यापन अनुभवों में विद्यार्थी और विषय संबंधी सामग्री के बीच अंतः संबंध स्थापित करता है। अध्यापन
अध्यापन क्या है? जो टीचर जो पढ़ाता है ना, पढ़ाता है तो वो क्या करता है? एक्सपीरियंस, अनुभव में विद्यार्थी, है ना, और विषय सामग्री के बीच क्या करता है? एक अंतः संबंध स्थापित करता है। अंतः संबंध स्थापित करने से मतलब ये है कि कोशिश ये करना होता है कि जो हमारा अनुभव है, जो सिलेबस, देखिए पहले तो जो पाठ्यक्रम है उसको हम अपने अनुभव से जोड़ें, पहली चीज। उसके बाद बच्चों के भी अनुभव को वहां पे शामिल किया जाए। बहुत सारे बच्चे, देखिए आप ही का अनुभव थोड़ी है, बच्चा भी तो बड़ा हुआ है, कुछ उसका भी तो अपना कुछ एक्सपीरियंस है, उसका भी तो कुछ अनुभव है। इसीलिए क्या किया जाता है, इस चीज का टीचिंग में विशेष ध्यान दिया जाता है कि जब आप किसी टॉपिक को पढ़ा रहे हो तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि आप किस लोकल एरिया में पढ़ा रहे हो। अगर एग्जाम्पल ले रहे हो, उदाहरण ले रहे हो, तो उस लोकल एरिया का ही आप एग्जाम्पल वहां पे टीचिंग में रखिए। क्यों? क्योंकि बच्चा उस एग्जाम्पल से रूबरू हुआ है, उसको जानता है, समझता है। अब पता चल रहा है कि आप पढ़ा रहे हैं कहाँ? जम्मू कश्मीर में एग्जाम्पल ले रहे हैं कहाँ का? राजस्थान का। आप पढ़ा रहे हैं उत्तराखंड में, एग्जाम्पल ले रहे हैं कहाँ का? केरला का। तो इस तरह के एग्जाम्पल जब लेंगे, इस तरह का जो है कि जब संबंध स्थापित करेंगे परिवेश में, तो बच्चा जो है कि कंफ्यूज होगा। तो बेटर ऑप्शन क्या होता है कि सबसे पहले टीचर को जो पाठ्यक्रम है उसके अपने अनुभव से संबंध स्थापित करे, साथ ही साथ बच्चों के अनुभवों को जो है कि उसमें शामिल करे। और बच्चों के अनुभवों को शामिल करने से तात्पर्य यह होता है कि बच्चे के परिवेश से जो है कि उस चीजों को कनेक्ट करे। ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है। अध्ययन की प्रक्रिया में अन्वेषण, पारस्परिक क्रिया, पुनरावृत्ति, अभ्यास, निर्देशन एवं संचालन आदि सम्मिलित होता है। अगर अध्ययन की प्रक्रिया करें तो अन्वेषण यानी खोजबीन से मतलब है, पारस्परिक क्रिया मतलब एक दूसरे के साथ जो है कि एक्टिविटीज करें, पुनरावृत्ति करना मतलब दोहराव करना एक ही चीज का, अभ्यास करना मतलब एक ही चीज को बार बार दोहराना, निर्देशित करना, निर्देशित करने से मतलब यह है कि टीचर जो है कि मॉनिटर करे कि बच्चा कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहा है, तो उसको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दे और क्लियर इंस्ट्रक्शन दे, है ना। एक्टिविटी एवं संचालन करना यानी उसे क्या करे? कंडक्ट करे, प्रॉपर उस चीज को देख रेख करे, मॉनिटर करे। ये किसका काम है? शिक्षक का काम है। ठीक है। विद्यार्थियों में प्रभावी अधिगम होने के लिए यह आवश्यक है कि शिक्षण प्रभावी हो। देखिए अधिगम प्रभावी होने के लिए क्या है? शिक्षण प्रभावी होना जरूरी है। और शिक्षण प्रभावी होने के लिए क्या चीज जरूरी है? आपको सबसे पहले सब्जेक्ट पे अच्छी पकड़ होनी चाहिए, मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, विधियों की अच्छी जो है कि समझ होनी चाहिए, आप एक अच्छे प्लानर होने चाहिए टीचिंग के, तब जो है कि ये चीजें बनती है। ठीक है। अध्यापन को प्रभावी बनाने के लिए और भी साधन अपनाए जा सकते हैं, जैसे लाइब्रेरी हो गया, प्रयोगशाला, रेडियो, ये सारी चीजें। आज के टाइम में देखा जाए तो आज के टाइम में एक स्पेशल फीचर हो गया। स्पेशल फीचर क्या हो गया? आजकल बच्चे बिल्कुल 5G का भी तो जमाना चल रहा है, तो बिल्कुल 5G के स्पीड में जो है कि मोड में रह रहे हैं। वो बच्चा छोटा आपको लग रहा होगा, कम एज का, कि कम समझदार होगा, इसको कहाँ इतनी, भाई साहब वो 5G जमाने का बच्चा है ना। वो क्लास आने से पहले या तो देख, या तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव है, बहुत ज्यादा अवेयर है, उसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है, उसके पेरेंट्स अवेयर हैं, तो बच्चा ऑलरेडी डिजिटल युग में यूट्यूब पे अपने टॉपिक से रिलेटेड 2-4 वीडियो कंटेंट देख के आ रहा है। ठीक है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े कम अवेयर हैं, जिनके पेरेंट्स कम अवेयर हैं, तो वो क्लास के बाद जाके डिजिटल मोड में जो है कि देखेगा। अब इस मोड में जब देखेगा तो इस मोड में आपका जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है आप पे बर्डन, कि आप अपने टीचिंग को और ज्यादा इफेक्टिव कैसे बनाओगे बच्चे के लिए। तो उसमें जरूरी है कि आज की जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन है उसको शामिल करें, लाइब्रेरी को शामिल करें, है ना। आप जो डायग्राम जो है कि डायग्राम के अलावा देखेंगे तो डिजिटल
टूल्स है उसका यूज़ कीजिए, गैजेट का यूज़ कीजिए, पीपीटी का यूज़ कीजिए, चार्ट का यूज़ कीजिए, कार्टून जो का यूज़ कीजिए, है ना, और कुछ सैंपल साइट है, सैंपल साइट का यूज़ कीजिए, फिल्म, रेडियो वगैरह, प्रयोगशाला वगैरह की बात कर सकते हैं, लाइब्रेरी का यूज़ कर सकते हैं। सबसे अच्छा तो जो है कि टूर होता है, टूर प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है, प्रत्यक्ष ज्ञान मिलता है। जैसे बच्चों को अगर मान लीजिए एक बच्चा है, बच्चे को आपको पोल्ट्री फार्म के बारे में पढ़ाना है ना, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ा, मान लीजिए आपको एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ाना है, तो गांव के आसपास के जो बच्चे हैं, विलेजर बच्चे हैं, उन रूरल एरिया के जो बच्चे हैं, उनके पास तो ये एनिमल हस्बेंड्री का नॉलेज होता है, उसमें कहीं उनको दिक्कत नहीं होती है। प्रॉब्लम जो आपके अर्बन एरिया वाले बच्चे हैं वो इससे बहुत ज़्यादा रूबरू नहीं होते हैं। तो रूबरू नहीं होते हैं तो कोशिश कीजिए कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा रूरल एरिया है तो वहाँ पे बच्चों को लेके चले जाइए, एग्रीकल्चर के बारे में, पोल्ट्री फार्म के बारे में, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में उन्हें प्रत्यक्ष दिखाइए, है ना, प्रत्यक्ष क्या कीजिए, दिखाइए। जैसे मान लीजिए कोई जो है कि गांव रूरल एरिया का जो है कि आपका स्कूल है, तो रूरल एरिया में स्कूल है और आप डिजिटल गैजेट के बारे में बच्चों को बता रहे हैं, मोबाइल के बारे में बता रहे हैं और डिजिटल गैजेट के बारे में, लैपटॉप, रेडियो और ये क्या बोलते हैं टैबलेट के बारे में, यूपीएस, कंप्यूटर, इन सब के बारे में बता रहे हैं, उसके पार्ट्स के बारे में बताना चाहते हैं, अलग अलग जो हार्डवेयर है उसके बारे में बताना चाहते हैं, तो इससे बेहतर ये है कि एक अपने गांव के आसपास कोई अच्छा जो है कि शॉप देख लीजिए, रिपेयरिंग शॉप, जहाँ पे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, ये सारा जो है कि चीज़ें बनाई जाती हो, जो है बनाई जाती हो, वहाँ पे हो, वहाँ पे बच्चों को विजिट करा दीजिए, वहाँ पे प्रत्यक्ष जो है कि बच्चों को दिखा दीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें जब हम करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा जो टीचिंग क्या होगा वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा और उसका जो है कि आउटपुट बहुत अच्छा निकलेगा, आउटपुट बच्चा जो क्या होगा बहुत अच्छा निकलेगा। और फिर बच्चा जो है कि आपके टीचिंग को जब कंपेयर करेगा ना यूट्यूब के जो है क्लासेस से या यूट्यूब के कंटेंट से या कहीं किसी और कंटेंट से, तो फिर वो सेटिस्फाई होगा कि नहीं, हाँ हमारे टीचर भी अच्छा पढ़ाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जबकि बच्चा, देखिए आज के टाइम में यही हो रहा है, हो यही रहा है। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ हमारे कंटेंट से या हमसे बच्चा जो है कि क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। आपको अपने जैसे 4 कंटेंट और देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, और वो कैसे क्या चीज़ें कर रहे हैं ये भी समझना पड़ेगा, और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को क्या करना पड़ेगा, फिर आपको देना पड़ेगा, तब बच्चे क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, चलिए, विद्यार्थी जांच का प्रयोजन यह जानना है कि उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है। अब देखिए जो इवैल्यूएशन की बात की जा रही है ना, इवैल्यूएशन की बात, तो इवैल्यूएशन की बात की जा रही है, चाहे क्लास में इवैल्यूएशन करे, चाहे सेमेस्टर में आपका एग्जाम होता है, या फिर जो आपका ईयरली एनुअल एग्जाम होता है, इसमें उद्देश्य एक ही होता है कि हमने जो एम रखा था सिलेबस का, ईयरली या सेमेस्टर वाइज या क्लास वाइज जो हमने एम रखा था, वो जो उद्देश्य किस सीमा तक हमने प्राप्त किया है और कितना उसमें कमी रह गई है, क्या उसमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है या उसको रहने देने की ज़रूरत है, या कुछ चीज़ें करने की और एक्स्ट्रा ज़रूरत है, तो इस चीज़ का जो है कि पता चलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिस प्रकार शैक्षणिक उद्देश्य अधिगम के अनुभवों की सीमा रेखा निर्धारित करते हैं, उसी प्रकार वे विद्यार्थी की जांच की सीमा भी निर्धारित करते हैं, है ना। जैसे आपके उद्देश्य हैं, शैक्षणिक उद्देश्य हैं, सिलेबस के उद्देश्य हैं, वो जैसे आपके क्या होते हैं, अधिगम अनुभवों की एक बाउंड्री तय कर देते हैं, वैसे ही आपके इवैल्यूएशन की भी बाउंड्री क्या कर देते हैं, तय कर देते हैं। विद्यार्थी के अनुभवों की भी जांच की भी अनुभवों की विद्यार्थी की जांच की सीमा भी तय कर देते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, विद्यार्थी की जांच से निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मिलता है। अब देखो विद्यार्थी का जांच करते हैं तो किस किस सीमा तक जो है कि हमें क्या क्या जो हम इवेल्युएट करते हैं बच्चों को सेमेस्टर वाइज या ईयरली। देखिए क्लास में जो इवेल्युएट करते हैं बच्चे को, जांच करते हैं कि हमारा क्लास कैसा रहा है, उसका उद्देश्य थोड़ा सा अलग हो सकता है। लेकिन जो हम सेमेस्टर एग्जाम करते हैं, जो एनुअल एग्जाम करते हैं, उसका जो उद्देश्य होता है, उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य में संशोधन करना चाहिए या उसे हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए, ये चीज़ें जो है कि होता है कि हमने जो एम रखा था, जो उद्देश्य रखा था,
वो किस सीमा तक हमें प्राप्त हुआ, क्या उसे हमें हटा देना चाहिए, चेंज कर देना चाहिए, या उसे ऐसे ही रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्या ये उद्देश्य किसी वर्ग विशेष के लिए उपयुक्त है। ऐसा तो नहीं है कि हमने जो उद्देश्य रखा है ये किसी स्पेशल कम्युनिटी या स्पेशल जो है ग्रुप्स के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, बाकी सारे बच्चों के लिए, बाकी सारे ग्रुप्स के लिए ये जो है कि अच्छी चीज़ नहीं है, इसका बेनिफिट उन्हें नहीं मिल रहा है। ये भी तो होता है ना। हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन जरूरी होता है, हर एक चीज़ का इवैल्यूएशन क्या होता है, जरूरी होता है। अगर इवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो सरकारें तख्ता पलट जाती है भाई साहब। आप देखो तो सही, आपके पड़ोस में बांग्लादेश में क्या हुआ, यही तो हुआ, यही हुआ ना। आपने इवैल्यूएट नहीं किया, तख्ता पलट हो गया। कैसे, देखिए जब बांग्लादेश आज़ाद हुआ तो उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी थे, और बहुत सारे स्वतंत्रता से सेनानी थे तो उनके लिए एक स्पेशल जो है कि योजना लाई गई जिसमें आरक्षण दिया गया कि आपके और आपके बच्चों को क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, नौकरियों में, पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, वो लोग आरक्षण का लाभ लेते रहे, उनकी स्थिति तो सुधर गई। अब उनकी स्थिति सुधर गई तो बाकी सारे लोगों में असंतोष फैल गया, बार बार कहा गया कि भाई इसके इवैल्यूएट करे, देखिए इसको हटाइए, खत्म कीजिए इसको। शेख हसीना ने खत्म ही नहीं किया, इवैल्यूएशन ही नहीं किया, उसे जांच पड़ताल नहीं की, लोग अगेंस्ट हो गए और बांग्लादेश का तख्ता क्या हो गया, पलट हो गया। वैसे ही हमारे देश में भी आरक्षण का केस है, वैसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको बार बार इवैल्यूएट किया जाता है, जांचा परखा जाता है और फिर उसे नए सिरे से डिफाइन किया जाता है। तो ये चीज़ें क्या होती, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पॉलिसी बना दे किसी वर्ग विशेष के लिए बेनिफिशियल हो। सबका इक्वल पार्टिसिपेशन। क्या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक संदर्भ प्राप्त हैं, यानी कि जो हमारा उद्देश्य है उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रॉपर हमारे पास साधन वगैरह हैं, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि हमने उद्देश्य तो रख दिया बहुत बड़ा, बट उसको अचीव करने के लिए हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज ही नहीं है, प्रॉपर मीन्स ही नहीं है। तो ये भी एक क्या हो जाएगी, समस्या वाली बात हो जाएगी, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। तो हो गया है ना ये, अच्छा हाँ ठीक है, सॉरी। शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के सिद्धांत। अब सिद्धांत के बारे में देख लेते हैं। तो बहुत बारे देखो, शैक्षणिक मनोविज्ञान के आधार पे बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, 4-5 सिद्धांत जो है कि इसमें मेन है। उन सिद्धांतों को देख लेते हैं। जैसे निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, शिक्षा में निश्चित उद्देश्य होता है। अब उद्देश्य क्या होता है, देखिए उद्देश्य की बारे में बात करते हैं तो पहले इसको देख लेते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संदर्भ में प्रत्येक विषय वस्तु का अपना एक महत्व व उद्देश्य होता है जो शिक्षक एवं छात्र दोनों को एक लक्ष्य प्रदान करता है ना। अब देखिए हर एक जो है कि विषय वस्तु का क्या होता है, उद्देश्य होगा, अपना उद्देश्य होगा। और उद्देश्य किस बेस पे आधारित होगा, आवश्यकता पे, और उसी आवश्यकता के अनुसार क्या होगा, देखिए, और उसी उद्देश्य के अनुसार क्या होगा, पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। ध्यान दीजिए, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी समय काल में देखा जाए तो वहां के उस समय लोगों का क्या होगा, अपना एक विशेष उद्देश्य होगा, और उस उद्देश्य का जो है कि अपना जो है उनकी आवश्यकताएं होंगी, और उस आवश्यकता के अनुसार ही वो अपना उद्देश्य निर्धारित करेंगे, और उसी उद्देश्य को लेकर के पाठ्यक्रम क्या होगा, आगे बढ़ेगा, और उसी के अनुसार जो है कि सारी चीजें चलेंगी। जैसे प्रारंभिक काल में देखें, यानी कि पहले के देखें, पुराने जमाने में देखें तो पुराने जमाने में क्या था, आपका जो है कि आवश्यकता क्या थी, रथ मतलब कि अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में बात करें, बैलगाड़ी, रथ, घोड़ा गाड़ी, है ना, हाथी, ये क्या थे, ट्रांसपोर्टेशन के साधन थे। यही लोगों की आवश्यकता थी एक जगह से दूसरे जाने के लिए।
आज के टाइम में देखा जाए कि आज के टाइम में अगर हम आपको रथ बनाना सिखाते हैं, घोड़ा का गाड़ी चलाना सिखाते हैं, हाथी चलाना सिखाते हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा जो है कि प्रासंगिकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आज की आवश्यकता बदल गई है। आज की कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम क्या हो गया है, चेंज हो गया है। आज क्या जरूरत है, आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो है कि सिलेबस होना चाहिए, उसके वो आपकी जो है कि तेज गति से जाने की आवश्यकता है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। फ्यूल जो है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है, तो डीजल पेट्रोल कोयला कम जलाए, ये आपकी आवश्यकता है। तो उसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगी, है ना, और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम बनेगा, फिर उसी के अनुसार सारी चीज़ें क्या होंगी, डिज़ाइन होंगी। ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था समझने के लिए कि कैसे आवश्यकता के अनुसार उद्देश्य निर्धारित होता है और उद्देश्य के अनुसार पाठ्यक्रम को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये लक्ष्य दो प्रकार के होते हैं, प्रथम सामान्य उद्देश्य और द्वितीय विशिष्ट उद्देश्य। हाँ देखिए, जो उद्देश्य भी होते हैं ना, उद्देश्य भी होते हैं तो दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक जो है कि सामान्य उद्देश्य होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है एक विशिष्ट उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए आप जो है कि पॉलिटी का कोई सब्जेक्ट, आप पॉलिटी का जो है कि मान लीजिए आप प्रस्तावना पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को अगर आप प्रस्तावना के बारे में बता रहे हैं तो सामान्य सा उद्देश्य यह है, या मान लीजिए आप जो है कि मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं, तो प्रस्तावना या मौलिक अधिकार पढ़ा रहे हैं, तो सामान्य उद्देश्य क्या होगा कि इस टॉपिक के बारे में बच्चे अवेयर हों, बच्चे जाने समझें, इसके वर्डिंग्स के, इसके जो टर्म हैं उसको समझें। गणतंत्र का मतलब क्या होता है समझें, है ना, संप्रभुत्व का मतलब क्या होता है समझें, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है समझें, न्याय का मतलब क्या होता है समझें, आर्थिक न्याय का मतलब क्या होता है समझें, सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है समझें, राजनीतिक न्याय का मतलब क्या होता है समझें, है ना। वैसे ही जो है कि बंधुत्व का मतलब क्या होता है समझें, एकता अखंडता का मतलब क्या होता है समझें। ये चीज क्या है, सामान्य उद्देश्य है। वैसे ही अगर आप मौलिक जो है कि अधिकार पढ़ा रहे हैं, तो मौलिक अधिकार क्या होते हैं, वो हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे शोषण से कैसे हमको बचाते हैं, हमें कैसे अधिकार देते हैं, हमें कैसे जो है कि दानव जैसे जो है कि सरकार जो राज्य है उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो ये तो जो है कि एक सामान्य उद्देश्य है ना बच्चे के अंदर, ये सामान्य उद्देश्य है। ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य क्या है, विशिष्ट उद्देश्य ये है कि ये चीजें जान करके, बच्चा जान करके, और ये चीजें जान करके बच्चा एक ह्यूमन यानी ह्यूमन से ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाए और एक अच्छा सिविलियन बने, सभ्य नागरिक बने। क्या हो, सभ्य नागरिक बने, जो अपने अधिकार को जाने, अपने देश के बारे में जाने, अपने देश के नियम कानून के बारे में जाने, दूसरे के अधिकारों के बारे में जाने, उनके सहयोग के बारे में जाने, समाज कैसे चलता है इसके बारे में जाने। ये अल्टीमेट जो है कि क्या है, उद्देश्य है, ये विशिष्ट उद्देश्य है। यानी कि एक बच्चे को अच्छा सिविलियन बनाना ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया, और एक बच्चे को फंडामेंटल राइट का ज्ञान देना ये सामान्य उद्देश्य हो गया। तो इस तरीके से ये चीजें काम करती हैं। उद्देश्य दो प्रकार का होता है, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। ये चीजें आप जो है कि अच्छे से पढ़ेंगे तो देखिए, ये मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल में अच्छे से जो है कि समझा दिया हूँ। एग्जाम्पल वगैरह यहाँ पे नहीं लिखा गया है। अब मुझे नहीं लगता कि एग्जाम्पल आपको जो है कि यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है। आप इतने बुद्धिजीवी हैं, आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आपको जो है कि इस तरह के एग्जाम्पल खुद ही आप गढ़ लेंगे, है ना। चलिए, परस्पर संबंध का सिद्धांत। ठीक है, अब ये क्या बोला है, परस्पर जो है कि संबंध का सिद्धांत क्या बोला है, परस्पर संबंध का सिद्धांत शिक्षण अधिगम का सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। विभिन्न संकल्पनाओं के माध्यम से संबंध खोजना।
अब देखिए यहाँ पे संबंध मतलब ये है, जैसे आप कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, है ना, कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसे आप अपने अनुभव से जोड़े, बच्चों के अनुभव से जोड़े, बच्चों के परिवेश से जोड़े उसे। जैसे मान लीजिए आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, है ना, पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, तो कोशिश कीजिए उसे ज्योग्राफी से जोड़िए, वर्ल्ड हिस्ट्री से जोड़ दीजिए, उसे परिवेश से जोड़ दीजिए, बच्चे के घर से जोड़ दीजिए, है ना, बच्चे के घर से जोड़ दीजिए, उसे आस पड़ोस से जोड़ दीजिए, अपने कॉलेज से जोड़ दीजिए। अलग जैसे पॉलिटी है तो साइंस से उसका जो है कि संबंध स्थापित कीजिए। इस कहने का मतलब ये है सब्जेक्ट और इन्वायरमेंट का कोरिलेशन, सब्जेक्ट, इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंस का कोरिलेशन कीजिए ताकि बच्चे को एक अच्छी समझ विकसित हो सके। ये कोरिलेशन इसीलिए किया जाता है ना। चलिए, यह सिद्धांत आगमनात्मक से निगमनात्मक शिक्षण के नियमों का अनुसरण करता है। ठीक है, चलो ये पॉइंट नहीं भी याद रखोगे तब भी कोई। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग, कहा जाता है मोटिवेशन इज द हाईवे ऑफ लर्निंग, है ना। जो अभिप्रेरणा है वह अधिगम का राजमार्ग है, राजमार्ग। इसके बिना अधिगम संभव ही नहीं है, इसके बिना शिक्षा संभव ही नहीं है, इसके बिना शिक्षण संभव ही नहीं है। हालांकि अधिगम का एक अलग से चैप्टर ही है, शायद इसके बाद हम अधिगम ही देखने वाले हैं, मे बी जो है कि शिक्षण के बाद अधिगम ही देखने वाले हैं। तो वहां पे प्रॉपर अधिगम के बारे में हम डिटेल से और अच्छे से समझेंगे, है ना। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा असाधारण भूमिका निभाती है। हाँ, यह अभिप्रेरणा आंतरिक व बाह्य दो प्रकार की होती है। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्तिगत रूप से स्वयं द्वारा संचालित होती है तथा यह किसी कार्य को करने के लिए व्यक्ति को स्वयं अभिप्रेरित करती है। देखिए, अभिप्रेरणा दो तरह की होती है, आंतरिक अभिप्रेरणा स्व, जो सेल्फ मोटिवेशन जिसे बोलते हैं, और बाह्य अभिप्रेरणा जिसे एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं, है ना। जैसे आप देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उन्हें पढ़ने का मन करता है, अंदर से मन करता है, जैसे आप ही हैं तो आपको ही कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें करने का अंदर से मन करता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें करने के लिए बाहर से मोटिवेशन चाहिए, कोई स्टिमुलस चाहिए, उद्दीपक चाहिए होता है, स्टिमुलस। जैसे आप देखें ना वो सुल्तान मूवी में जो है कि क्या होते हैं, बाहर से स्टिमुलस मिलता है, उद्दीपन मिलता है, किसे, सलमान खान को। अनुष्का शर्मा जो है कहते हैं तुम्हारी औकात क्या है, तुम हो कौन, मैं स्टेट चैंपियन हूं, तुम कौन हो तुम, हु आर यू। बाहर से मोटिवेशन मिलता है, स्टिमुलस हिट करता है, और जब हिट करता है तो मोटिवेट हो जाते हैं और फिर वो नेशनल चैंपियन तक जाते हैं। तो ये चीजें जो है कि यहाँ पे होती हैं, है ना। चलो भाई, ये हो गया। चलो, अभिप्रेरणा का सिद्धांत हो गया, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पुनरीक्षण एवं अभ्यास का सिद्धांत। पुनरीक्षण और अभ्यास का सिद्धांत मतलब यह है, एक लोकोक्ति है, और ये सभी लोगों ने जो है कि आपने सुना होगा, एक दोहा भी है, दोहा है शायद, है ना। करत करत अभ्यास ते जड़मत होए सुजान, रसद आवत जाते सिल पर पसत परत निशान। कहने का मतलब ये है कि अभ्यास एक ऐसा जो है कि टूल है जिसके वजह से सिल पर भी क्या होता है, सिल मतलब कि पत्थर पे भी निशान पड़ जाता है। जबकि एक रस्सी जो है कि पतली सी होती है, उसे आराम से तोड़ा काटा जा सकता है, जबकि एक बड़ा सा पत्थर का टुकड़ा हो, उसको तोड़ना काटना तो मुश्किल की बात ही है, साथ साथ उठाना भी मुश्किल का बात है। लेकिन वो जो कोमल रस्सी होती है, वो भी अगर पत्थर पे बार बार घिसती जाए तो भी उस पर भी निशान पड़ जाता है, और एक समय आता है कि वो पत्थर भी क्या होता है, टूट जाता है। पुनरीक्षण और अभ्यास का सिद्धांत यही बोलता है
कि आप किसी विषय वस्तु या किसी सब्जेक्ट को जो है कि अभ्यास करते हैं, एक बार सीखते हैं, उसे बार बार क्या कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए, फिर उसे पुनरीक्षण कीजिए, मतलब फिर से उसे क्या कीजिए, देखिए, इन्वेस्टिगेट कीजिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं किए हैं, फिर गलत किए फिर सुधार के फिर अभ्यास कीजिए, फिर जो है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए। जैसे आप लोग, अच्छा एग्जाम्पल ये है कि आप क्रिकेट देखते होंगे या कोई भी गेम देखते होंगे। क्रिकेट इसलिए बोलता हूं क्योंकि भारत में क्रिकेट एक धर्म की तरह है ना, सभी लोग क्रिकेट खेलना जो है देखना पसंद करते हैं। तो पसंद करते हैं तो वो क्रिकेटर क्या करते हैं, बार बार जो है कि प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, एक ही शॉट का अभ्यास करते हैं, एक ही जो है कि बॉलिंग का अभ्यास करते हैं, एक फील्डिंग का अभ्यास करते हैं, एक ही तरह की चीजों को बार 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 क्या करते हैं, अभ्यास करते हैं, ताकि उसमें त्रुटि होने की संभावना क्या हो जाए, खत्म हो जाए, है ना। यह सिद्धांत लोकोक्ति है। अभ्यास मनुष्य को परफेक्ट बनाता है ना। ठीक है, चलो, प्रैक्टिस जैसे बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेन मैन परफेक्ट। हाँ, ये हो गया, चलो हटा देते हैं। पुनर्वलन का सिद्धांत क्या है, रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट क्या होता है, रीइंफोर्समेंट ऑलरेडी मैं आपको कई बार जो है कि इस चीजों को बता चुका हूं, है ना। थोड़ा सा जो है कि इसको और यहां पे देख लेते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या है, तो रीइंफोर्समेंट ये है कि रीइंफोर्समेंट के द्वारा बच्चे के व्यवहार को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करते हैं, या अगर बच्चे के व्यवहार में कोई परिवर्तन लाना चाहते हैं तो हम परिवर्तन कर देते हैं। बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है, बच्चा कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसको पुरस्कार देके उसे मोटिवेट करते हैं कि इस तरह के अच्छे काम और करो। अगर बच्चा कोई गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे दंडित करते हैं, या उसमें दंडित करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और उस व्यवहार को हतोत्साहित करने की कोशिश करते हैं, और इस तरीके से बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन की जो है ये कोशिश किया जाता है। वही चीजें यहाँ पे लिखी होगी। यह सिद्धांत प्रसिद्ध व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक B.F. स्किनर द्वारा दिया गया है। स्किनर साहब बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं। इस सिद्धांत के अनुसार पुनर्वलन दो प्रकार के होते हैं, सकारात्मक पुनर्वलन और नकारात्मक पुनर्बल। जब किसी एक्टिविटीज को बढ़ाना होता है, व्यवहार को बढ़ाना होता है, तो हम सकारात्मक पुनर्बलन यानी पुरस्कार देते हैं। अगर किसी व्यवहार को कम करना होता है, हटाना होता है, बदलना होता है, तो नकारात्मक पुनर्बलन यानी कि दंड देते हैं। ठीक है, अच्छा, दंड में भी ये भी होता है ना, दंड में भी ये भी कहा जाता है कि आप क्रिएटिव पनिशमेंट दीजिए, क्रिएटिव रचनात्मक पनिशमेंट दीजिए, रचनात्मक दंड दीजिए। इस चीज का भी विशेष जो है कि ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया उद्दीपन का सिद्धांत। उद्दीपन का सिद्धांत एक तरीके से कह लीजिए कि वही स्टिमुलस थ्योरी जो मैं आपको बता रहा था मोटिवेशन में, जो आपके आउटर मोटिवेशन होता है वो एक स्टिमुलस के द्वारा ही होता है, उद्दीपन के द्वारा ही होता है कि बाहर कुछ चीजें हम ऐसा देख लें जिसके द्वारा हमारे अंदर जो है कि एक प्रेरणा का जो है कि संचार हो जाए, या कह लीजिए कि हमारे व्यवहार में परिवर्तन हो जाए। उसे जो है कि सिद्धांत को उद्दीपन का सिद्धांत कहते हैं। यदि कोई विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से कार्य के प्रति उत्तेजित रहता है तो वह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिक सक्रिय व सृजनशील होता है ना। चलो आगे देखते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के विभिन्न आयाम, वेरियस डायमेंशन ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, अब इसमें देखते हैं तो बहुत सारी चीजें देख रहे हैं, डायमेंशन दे रखे हैं सरल से जटिल की ओर। ध्यान रखिएगा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया जो चलती है हमेशा सरल से जटिल की ओर चलती है। इसीलिए जब आपको लेसन प्लानिंग करने के लिए बताया जाता है, लेसन प्लान करने के लिए बताया जाता है, तो उसमें कहा यह जाता है कि आपको क्या करना है कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज, जो उसका पुराना एक्सपीरियंस है, पुराना अनुभव है, उससे टॉपिक को कनेक्ट करके टॉपिक को खुद बच्चे से बुलवाने की कोशिश कीजिए। यानी कि बच्चा जो जानता है
वहां से लेके बच्चा जो नहीं जानता है उस तरफ लेके जाना है, यानी सरल से जटिल की ओर, है ना, ज्ञान से अज्ञान की ओर लेके जाना है। ये ज्ञान से अज्ञान की ओर टीचिंग प्रोसेस में लेके जाना है, ये फिलॉसफी के लैंग्वेज में लेके नहीं जाना है। फिलॉसफी के लैंग्वेज में जाएंगे फिर धोखा हो जाएगा, है ना। ज्ञात से अज्ञात की ओर लेके जाना है, ठीक है। विश्लेषण से संश्लेषण की ओर लेके जाना है, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर लेके जाना है। शिक्षक स्वयं पढ़ाई जाने वाली विषय वस्तु के तथ्यों का विश्लेषण कर व्यापक जानकारी एकत्रित करे, तत्पश्चात उसे विश्लेषित कर विषय वस्तुओं को संयोजित कर संश्लेषित करना चाहिए ताकि अध्यापन के दौरान उन्हें सुविधा हो। कहने का मतलब यह है कि अगर टीचर कोई टॉपिक पढ़ाने जा रहा है तो टॉपिक पढ़ाने जाने से पहले उसे अच्छे से खुद रिसर्च कर ले, रिसर्च करके उसे हर एक एस्पेक्ट को अच्छे से समझ ले, एनालिसिस कर ले, और उसके बाद जो है कि उसे कंपाइल करके एक सरल और साधारण भाषा में बच्चों के सामने प्रस्तुत करे। कहने का मतलब सीधा है, आगमन से निगमन की ओर। अब देखिए आगमन से निगमन में क्या होता है कि आगमन से निगमन में पहले हम कोई नियम बताने से पहले उसके उदाहरण दे देते हैं, है ना। इस विधि के अंतर्गत शिक्षक को विषय वस्तु से संबंधित नियम से पहले उदाहरण देना चाहिए। आगमन से निगमन जब चलते हैं तो कोई नियम कानून बताने से पहले हम उसके उदाहरण दे देते हैं बच्चे को, और फिर जो है कि उसको क्या करते हैं, समझा देते हैं, बता देते हैं कि देखो भैया ये एक नियम है। जैसे सामान्य तौर पे एक देखा जाए, जैसे एक सब्जेक्ट है जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो संविधान पढ़ने के दो तरीके हैं लोगों के, और दोनों को अपने अपने तरीके। कुछ लोग क्या करते हैं, पहले आर्टिकल को रटते हैं और फिर उस आर्टिकल में क्या है वो याद करते हैं। ये एक रटने की पद्धति है, ठीक है। जो जिनकी मेमोरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग वाली होती है ना, अंडरस्टैंडिंग वाली होती है, वो क्या करते हैं, पहले उस आर्टिकल को समझते हैं, और जब समझ के कॉन्सेप्ट बन गया ना माइंड में, जब कॉन्सेप्ट बन गया तो फिर उससे जो है कि आर्टिकल से लिंक कर दे, अच्छा ये आर्टिकल जो है कि 19 में बोला गया है, बाद में लिंक कर देंगे। तो इसी तरीके से जो है कि कहा जा रहा है कि हमें आगमन से निगमन की तरफ जाना है, यानी उदाहरण से नियम की तरफ जाना है। दूसरा क्या है, निगमनात्मक से आगमनात्मक की तरफ जाना है, यानी पहले आपको नियम बनाना है, नियम बताना है और फिर उसके उदाहरण देने हैं। पहले क्या होता है, नियम बता देंगे और फिर उसके क्या करेंगे, विद्यार्थी को उदाहरण देंगे। यहाँ पे उदाहरण देंगे, ये बात यहाँ पे बताई गई है। सेम चीजें, यथार्थपूर्ण से भावनात्मक। यथार्थपूर्ण से भावनात्मक का मतलब यह है कि कोशिश ये कीजिए कि जब किसी टॉपिक को बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो प्रत्यक्ष अनुभव हो सके, चाहे वो सैंपल के रूप में हो, मॉडल के रूप में हो, या किसी और रूप में हो, या प्रत्यक्ष जो है कि अनुभव हो सके। यह अवधारणा इस बात पर बल देती है कि शिक्षण के समय शिक्षक को भौतिक सामग्रियों के आधार पर बालकों को पढ़ाना चाहिए, जैसे पेड़ पौधे, जानवर इत्यादि, पानी इत्यादि। इसके पूर्व वैसी सामग्रियों के विषय में शिक्षण देना चाहिए, है ना। भौतिक रूप से जो प्रेजेंट हो उसे जो है कि टीचर को यूज करना चाहिए, ताकि बच्चे देखो। अब टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है ना, टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जितने ज्यादा, देखिए टीचिंग का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप जितने ज्यादा से ज्यादा अपने संवेदी अंगों का उपयोग करेंगे, आपका प्राप्त ज्ञान उतना ही ज्यादा क्या होगा, अस्थायी होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षण रणनीति का उपयोग। ठीक है, यूज द टीचिंग स्ट्रेटजी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस।
शिक्षा रणनीति एक ऐसा पद है जिसका उपयोग शिक्षक शिक्षण के समय करके यह पता लगाते हैं कि विद्यार्थी शिक्षा की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से कक्षा में शामिल हैं या नहीं हैं, शिक्षार्थी पढ़ाई के प्रति रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। कहने का मतलब यह है, स्ट्रेटजी जब बनाते हैं तो स्ट्रेटजी बनाते समय 3 चीजों का ध्यान दिया जाता है। ठीक है, 3 चीजों का ध्यान दिया। जब प्लानिंग करते हैं, लेसन प्लानिंग करते हैं, तो उसमें 3 चीजों का विशेष ध्यान दिया जाता है। सबसे पहला क्या होता है कि बच्चे के प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करके टॉपिक को बच्चे से बुलवाना है ना। दूसरा कि बीच बीच में क्वेश्चंस के माध्यम से, प्रश्न के माध्यम से टॉपिक को बच्चे के द्वारा ही एक्सप्लेन कराना या आगे बढ़ाना, यह स्ट्रेटजी होती है दूसरी। तीसरी स्ट्रेटजी में क्या शामिल होती है, अंततः जो तीसरी स्टेज होता है स्ट्रेटजी का, कि जो हमने आज किया है क्लास में उसे इवेल्युएट करना, कि बच्चे को जो हमने पढ़ाया है वो बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है, आउटपुट हमारा क्या आया है। तो इस तरीके से 3 स्टेज में स्ट्रेटजी लेके चलते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विषय को संक्षेप में प्रस्तुत करें तथा इसके अपने शब्दों में लिखें। अध्याय को समझाएं तथा इसके लिए कोई दूसरा उदाहरण प्रस्तुत करें। अब जैसे मान लीजिए कि बच्चों को जो है कि समझा देंगे या बच्चों को जो है कि उनके लैंग्वेज में, उनकी भाषा में आसानी से लिखवाने की कोशिश कीजिए। साथ ही साथ अगर मान लीजिए बच्चे को चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो आप अधिक उदाहरण ले सकते हैं, अलग उदाहरण ले सकते हैं, कुछ अलग बता सकते हैं या दूसरे विद्यार्थी को उसे समझाने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, शिक्षण की रणनीति में देखते हैं। तो शिक्षण की रणनीति में देखा जाए तो 6ES शामिल होता है। रणनीति में 6ES जो है कि शामिल होता है। क्या करना, एंगेज करना, बच्चे को क्या करना, क्लास में एंगेज करना, अन्वेषण की बात करना यानी एक्सप्लोर की बात करना, एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या की बात करना, इलेबोरेट करना मतलब विस्तृत करना, इवैल्यूएशन मूल्यांकन, और विस्तार एक्सटेंड करना, बढ़ाना, और मानक स्टैंडर्ड की बात होती है। यानी कि 6ES की बात होती है स्ट्रेटजी में, है ना। चलो अब इस स्ट्रेटजी को आज डिटेल में नहीं देखेंगे। आज जो है कि स्ट्रेटजी को यहीं तक रहने देते हैं। इससे आगे जो है कि अब स्ट्रेटजी को डिटेल में देखा जाएगा नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्लास है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।